Hello everyone, I am CS Advocate Ria Jariwala and we are back with part 2 of the chapter on deposits, that is from section 73 to 76A. तो जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए एक ब्रीफ रिकैप कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डिपॉजिट इस शब्द का मतलब क्या होता है, क्या क्या डिपॉजिट माना जाएगा और क्या नहीं माना जाएगा, किस किस टाइप की कंपनीज को ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, किस किस टाइप की कंपनीज को ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और किनको नहीं होंगे। उसके साथ ही साथ हमने देखा था एलिजिबल कंपनी कौन होती है, स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी कंपनी कितना कितना डिपॉजिट ले सकती है और वो डिपॉजिट लेते हुए उन्हें क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2, दैट इज द एंसिलरी प्रोविजंस जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई कंपनी डिपॉजिट देती है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम वो कंपनी डिपॉजिट किसी नॉर्मल पर्सन से या किसी मेंबर से रख सकती है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो डिपॉजिट मेंबर से हो या चाहे पब्लिक से, डिपॉजिट का टेन्योर एक ही रहेगा, वो है 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। ठीक है, तो मिनिमम 6 महीने तक का डिपॉजिट का आपका टेन्योर होना चाहिए और वो जा सकता है मैक्सिमम 36 मंथ्स तक। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कंपनी ऐसा डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती जो रीपेएबल ऑन डिमांड हो। मतलब सपोज मिस्टर ए ने आज पैसा जमा किया और वो चाहता है कि कल उस पैसे को निकाल ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि जब मन किया निकाल लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस टेन्योर को कंप्लाई करना है जो है मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स। ठीक है, लेकिन ये हो गया जनरल कंडीशन। एक है स्पेशल सिचुएशन। तो स्पेशल सिचुएशन में क्या है, आप 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट इशू कर सकते हो। उसके अंदर लेकिन दो कंडीशंस है। पहली चीज, वो मिनिमम कितना, 3 महीने का होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए उसका टेन्योर। और वो एटलीस्ट एट सॉरी वो एटलीस्ट 3 मंथ्स का होना चाहिए और वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए आपका एसपीए, आपका फ्री रिजर्व और आपका पेड अप शेयर कैपिटल का जो भी टोटल आएगा उसका मैक्सिमम 10% आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हो। तो जनरल कंडीशन क्या है कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 36 मंथ्स होना चाहिए, रिपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। पर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में आप 3 महीने मिनिमम का डिपॉजिट ले सकते हो जो है 3 to 6 मंथ्स। वो स्पेशल केस माना जाएगा। वो क्या होगा, 3 months to 6 months को स्पेशल केस माना जाएगा। फिर उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वो डिपॉजिट कितना परसेंट हो सकता है, 10% ऑफ व्हाट, योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, योर फ्री रिजर्व एंड पेड अप शेयर कैपिटल का एग्रीगेट जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% वो हो सकता है। ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए डिपॉजिट्स के लिए कि जब आप कोई डिपॉजिट इशू करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली कोई इंसान आपके पास डिपॉजिट रखेगा पैसा, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा इंटरेस्ट। तो आप कितना इंटरेस्ट उसको दे सकते हो एज अ कंपनी, आप मैक्सिमम उतना कोई भी रेट पे आप इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक एनबीएफसी जो इंटरेस्ट देता है मैक्सिमम उससे कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन दैट। तो you have to understand, you can issue a deposit at any rate, but that rate should not exceed the maximum rate prescribed by RBI in case of NBFC। ठीक है, पीनल रेट, अगर आपने ये कंडीशंस को वायलेट किया, ठीक है, तो आपको 18% पर एनम। ये कंडीशन मतलब क्या, कौन सी कंडीशन, सपोज किसी इंसान ने डिपॉजिट किया आपके पास पैसा, वो डिपॉजिट के इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया,
टाइम आ गया मतलब सपोज उसको हर महीने 31st को इंटरेस्ट मिलता है, तो उसने वो इंटरेस्ट मिलने का टाइम आ गया, उसने वो इंटरेस्ट क्लेम कर लिया। और क्लेम करने पे भी अगर आपने वो इंटरेस्ट उसको रीपे नहीं किया, वो उन इंटरेस्ट उसको पे नहीं किया, तो कंपनी को उसको एट द रेट ऑफ 18% पर एनम का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, पर इंटरेस्ट का टाइम आ गया, इंटरेस्ट वो इंसान ने क्लेम कर दिया, पर फिर भी आपने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आपको एक पेनल्टी लगेगी जो होगी 18% पर एनम पे। ठीक है, अभी देखते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। तो हर कंपनी को, आपको पता है ना, जैसे टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, कंपनी लॉ में रिटर्न्स होते हैं, लेबर लॉज में रिटर्न्स होते हैं, वैसे कंपनी लॉ में डिपॉजिट्स को लेके एक स्पेशल रिटर्न है। वो किस में फाइल करना है? फॉर्म डीपीटी 3 में। ठीक है, कब फाइल करना है? हर साल 30 जून के पहले। और किस किस को फाइल करना है? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को। तो जो कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, उनको 30 जून से पहले हर साल उस कंपनी के जो भी उस साल के डिपॉजिट, जो भी पहले के पेंडिंग डिपॉजिट, इस सब का रिटर्न फाइल करना है फॉर्म नंबर डीपीटी 3 में। ठीक है, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप जो हर साल एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो उसमें आपको डिपॉजिट्स को लेकर कुछ स्पेशल डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो प्राइवेट कंपनी जो है उसको ये डिस्क्लोज करना है कि उसने अपने डायरेक्टर से क्या क्या पैसा लिया है। तो कंपनी ने डायरेक्टर से जो भी डिपॉजिट लिया है प्राइवेट कंपनी ने, तो उसको वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। अब प्राइवेट कंपनी छोड़कर अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है, तो वो पब्लिक कंपनी को क्या करना है? वो पब्लिक कंपनी को जो जो पैसा उसको अपने डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स से मिला है, वो उसको लिखना है। ठीक है, तो अपने प्राइवेट कंपनी को सिर्फ डायरेक्टर्स वाला पैसा लिखना है, लेकिन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अलावा होने वाली जो जो कंपनीज है उसको क्या करना है? डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स, इन दोनों से जो जो पैसा मिल रहा है वो दोनों उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। इसमें भी ये सब हो गया गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको एप्लीकेबल है, पर जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है उनको एक और चीज करनी है, उनको हर साल एक वन टाइम रिटर्न करना है। ठीक है, विद इन 90 डेज फ्रॉम 31 मार्च। मतलब 31 मार्च के बाद जो 90 डे वाला पीरियड है उसके अंदर आपको क्या करना है? एक वन टाइम रिटर्न फाइल करना है। वो क्या होगा? उसमें आउटस्टैंडिंग आपका क्या क्या पैसा बचा है जो आपने डिपॉजिट नहीं समझा। हमने कल पढ़ा था इन द पार्ट 1 कि क्या क्या डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, पर वैसी चीजों को आउटस्टैंडिंग अगर आपने रखा, जैसे एम्प्लॉयज के ड्यू एक्सीडिंग देयर एनुअल सैलरी, ठीक है, वैसी चीजें, उन चीजों का एक वन टाइम रिटर्न आपको हर साल फाइल करना है इफ दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस एग्जिस्ट। किसको? नॉन गवर्नमेंट कंपनी को। क्यों नॉन गवर्नमेंट कंपनी? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पे तो वैसे ही हमें ज्यादा भरोसा है। ठीक है, इसलिए बाकी ये प्राइवेट पब्लिक को ये करना है। हर डिपॉजिट जब भी इशू होगा, तो वो डिपॉजिट तभी इशू होगा जब कोई इंसान उसके लिए एक एप्लीकेशन करेगा। कंपनी अपने से, जैसे आप बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स देते हो, वैसे आप डिपॉजिट्स इशू नहीं कर सकते। आपको डिपॉजिट्स तभी इशू करना है जब कोई इंसान आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एक डिक्लेरेशन। वो डिक्लेरेशन क्या बोलेगा कि मैं जो पैसे से डिपॉजिट खरीद रहा हूं, वो पैसा मैंने कहीं से उधार लेके डिपॉजिट नहीं किया। मैंने समझो XYZ बैंक से लोन लिया,
और उस पैसे से मैं यहाँ पे कंपनी के डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन सेइंग दैट योर डिपॉजिट इज नॉट मेड आउट ऑफ बोरोड मनी. ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप किसी नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हो. तो नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो इंसान होता है, सपोज डिपॉजिटर की डेथ के बाद ये जो डिपॉजिट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो वो पैसा किसको मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया. और इसकी प्रोसीजर क्या है? बेसिकली आप शेयर्स के लिए जो नॉमिनेशन वाला प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर आप इधर एप्लीकेबल होगा डिपॉजिट के लिए. ठीक है, तो नॉमिनी अगर आपको अपॉइंट करना है वो भी आप कर सकते हो. आपको कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? सेक्शन 72 के प्रोविजंस. जॉइंट एप्लीकेशन, तो कोई भी इंसान जॉइंटली डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकता है. लेकिन कितने मैक्सिमम डिपॉजिटर्स होंगे? 3. मैक्सिमम कितना? 3 लोग जॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पीपल. फिर होगा एक डिपॉजिट रिसिट इशू. तो जब आप कंपनी को पैसा दोगे तो कंपनी आपको डिपॉजिट रिसिट इशू करेगा. वो कब करेगा? विद इन 21 days. विद इन 21 days ऑफ व्हाट? विद इन 21 days ऑफ आइदर रिसिप्ट ऑफ योर मनी, या फिर आपने चेक दिया तो चेक मिला उस दिन नहीं पैसा माना जाएगा. चेक का पैसा जब अकाउंट में रियलाइज हुआ, जब जमा हुआ, चेक आपने लिया, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, उसके बाद वो चेक क्लियर हुआ और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ चेक. या फिर डेट ऑफ रिन्यूअल. इन तीनों में 21 days के अंदर आपको डिपॉजिट रिसीट देनी है. सपोज आपने 36 months के लिए डिपॉजिट इशू किया. अब आपने 36 months खत्म होने के बाद डिपॉजिटर से परमिशन लेके डिपॉजिट के पैसे नहीं दिए, आपने उसको रिन्यू किया और 12 महीनों के लिए, तो आप फिर से एक नया डिपॉजिट रिसिट इशू करेंगे. किसको किसको? एक तो डिपॉजिटर को कर सकते हो या उनके एजेंट को. हमने देखा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है. तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स जैसे ही, जैसे हम हर चीज का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाते हैं, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बनाते हैं, वैसे ही हमने एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स बनाना है. ठीक है, वो कहाँ रखा जाएगा? वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखा जाएगा कंपनी के. ठीक है, सेपरेट रजिस्टर्स में आपको बनाना है ये. फिर वो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के कंटेंट्स क्या क्या होंगे? आप हर डिपॉजिटर के इंडिविजुअली इसमें पर्टिकुलर्स लिखेंगे. एवरी सिंगल डिपॉजिटर क्या क्या लिखेंगे? उसका नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ गार्डियन. अगर वो डिपॉजिटर माइनर है तो आप उसके गार्डियन की नेम, एड्रेस, पैन नंबर लिखेंगे. अगर कोई नॉमिनी है तो उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर लिखेंगे. वो डिपॉजिट रिसिट जो आपने इशू की थी ना, उसका जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो नंबर लिखेंगे. वो अमाउंट और डेट लिखेंगे, कब आपके पास वो पैसा जमा हुआ, कितना रुपया जमा हुआ, कब उसका रिपेमेंट होना है, कितना उसका ड्यू डेट है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कब वो रिपेमेंट का ड्यू डेट है. ठीक है, उसको कितना परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, नॉर्मल नॉट पीनल. नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो आप 18% पे दे रहे हो, वो लिखोगे. ठीक है, फिर अगर उसने बोला है कि यार मेरे इस अकाउंट में जमा मत करो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ बोला है कि सपोज आप क्या करो, आपके पास इन्वेस्टेड रखो, ऐसे कुछ भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बोला है कि टीडीएस काट के मुझे डिपॉजिट का पैसा दो, वगैरह वगैरह, तो ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है वो आप उस डिपॉजिट के रजिस्टर में लिखोगे उस इंसान के नाम के आगे. उसको इंटरेस्ट कौन सी तारीख को मिलेगा? तो डिपॉजिट जमा हुआ वो तो ठीक है, पर हर महीने सपोज 3rd को उसको इंटरेस्ट चाहिए. ठीक है, तो वो आप लिखोगे कि 3rd तारीख को, 3 तारीख को आप हमेशा उसको इंटरेस्ट दोगे. और अगर वो सिक्योर्ड डिपॉजिट्स है तो आप, अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, कोई सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, तो वो भी लिखोगे. अब टाइम लिमिट, हर एंट्री आपको कितने दिन में करनी है?
पहली चीज, इशू जो किया डिपॉजिट रिसिट, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो डिपॉजिटर की, पर्टिकुलर डिपॉजिटर की ये सारी एंट्रीज करनी है। ये जो रजिस्टर है वो आपको मिनिमम 8 सालों तक संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है। फ्रॉम व्हेन, लास्ट एंट्री जिस भी फिनेंशियल ईयर में हुई, प्रीवियस ईयर या ईयर नहीं दिया है, फिनेंशियल ईयर दिया है, तो जिस भी फिनेंशियल ईयर में लास्ट एंट्री हुई तब से लेके एटलीस्ट 8 सालों तक, मिनिमम 8 years, यू हैव टू प्रिजर्व दिस रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आप कोई डिपॉजिट इशू करते हो तो उसके पहले आपको ऑब्वियसली, जैसे शेयर्स के लिए आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जिसके बाद आप शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट करते हो, वैसे ही आपके डिपॉजिट के लिए अगर आपको लोगों को इनवाइट करना है तो आप इशू करोगे सर्क्यूलर या फिर एडवर्टाइजमेंट। कल हमने इन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर देखा था कि डिपॉजिट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक है जो मेंबर से पैसा लिया जाएगा और दूसरा जो जनरल पब्लिक से लिया जाएगा। मेंबर्स से सारे लोग पैसा ले सकते हैं अंडर सेक्शन 73 सब क्लॉज 2। एनी कंपनी कैन टेक money or receipt of deposits from its members subject to completion of conditions in clause A to clause F of section 73 subclause 2। ओके, सो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स के लिए अलग फॉर्मेलिटी है इशू करने की। डिपॉजिट बाय एलिजिबल कंपनी, मतलब एलिजिबल कंपनी किससे लेती है? जनरल पब्लिक से। ठीक है, तो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स में आप सारे मेंबर्स को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑल मेंबर्स यू विल सेंड द सर्क्यूलर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक ईमेल। ओके, सो दैट इज वन। सेकेंडली, आप कैसे इनवाइट कर सकते हो डिपॉजिट को? आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है उस पे पब्लिश कर दो, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। और एलिजिबल कंपनी का वही है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो और वेबसाइट पे। सिर्फ ये वाला पार्ट एलिजिबल कंपनी के लिए नहीं है। अब न्यूज़पेपर में पब्लिश कैसे करना है? जो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है उसमें इंग्लिश में ऐड देनी है, जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर है उसमें वर्नैक्युलर में ऐड देनी है। और ये दोनों कैसे टाइप के न्यूज़पेपर होंगे? ऐसे जिस स्टेट में, सपोज महाराष्ट्र में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो महाराष्ट्र के वाइड सर्कुलेशन में होने वाले, मतलब जो बहुत चलता है वैसा न्यूज़पेपर इंग्लिश का, और एक रीजनल ऐसे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी इज द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, so you will issue in that। Okay, so accordingly in that language you have to issue the circular or advertisement। Now we'll see the several conditions about circulars and advertisement। तो पहले तो ये कंपनी के बिहाफ पे इशू होना चाहिए, किसी एक एक्स या वाई या मिस्टर डायरेक्टर वगैरह के बिहाफ पे नहीं। इट शुड बी इशूड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी का परमिशन होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कलेक्टिव अथॉरिटी में इशू होना चाहिए। ठीक है, इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी। सेकेंडली, वो सर्कुलर पे जिस दिन ये सर्कुलर अप्रूव हुआ उस दिन समझो 12 डायरेक्टर्स थे कंपनी में, तो उसकी मेजॉरिटी का साइन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट, सर्कुलर इशू होने से पहले, मतलब अप्रूवल के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया सर्कुलर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना है। आरओसी के पास रजिस्टर होगा फिर ही आप उसको इशू करोगे। इशू किस में करोगे? फॉर्म नंबर DPT 1 में। उसके साथ साथ क्या होगा? DPT 1 के साथ आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट लगाओगे। और वो सर्टिफिकेट क्या बोलेगा? वो सर्टिफिकेट बोलेगा कि अभी तक कंपनीज एक्ट आने के बाद आपने जो जो डिपॉजिट लिए उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर किया तो आपने वो डिफॉल्ट की भरपाई की, आपने वो डिफॉल्ट के लिए कॉम्पनसेट किया और वो डिफॉल्ट को होकर
5 साल हो गए, मतलब पिछले 5 साल में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, सारे डिपॉजिट्स टाइम पे रीपे किए, उनका इंटरेस्ट आपने टाइम पे रीपे किया। और अगर कोई डिफॉल्ट किया भी था, वो कब किया था? 5 साल पहले, और उसको अभी आपने ठीक कर दिया है। सेकेंडली, डिपॉजिट के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, ये जो सर्कुलर आप इशू करेंगे, वो सर्कुलर में क्या लिखेंगे? वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपने, मैंने बोला था आपको कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तो वो जो क्रेडिट रेटिंग आपने ऑब्टेन की उसके बारे में आप लिखेंगे। जो इतने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स अभी तक है आपके, ठीक है, वो लिखेंगे। अगर कोई प्रीवियस डिपॉजिट्स आपने लिए थे और उसके तरफ अभी तक रीपेमेंट नहीं हुआ है, देयर इज सम अमाउंट विच इज स्टिल ड्यू, वो लिखेंगे। और इसके अलावा अगर एक्ट में फ्यूचर में कोई और पर्टिकुलर्स आपको बोले, तो आप वो सब उस सर्कुलर के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, सर्कुलर का वैलिडिटी क्या होगा? तो 3 तरह की डेट्स दी है आपको, 3 डेट्स दी है, तो 3 में से विच एवर इज अर्लियर। Suppose 6 months from the date of क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला, ठीक है। सपोज इस साल आपने इशू किया, तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस साल के एजीएम में आपने ले डाउन किया उस डेट के अंदर अंदर, या फिर फाइन एजीएम हुई ही नहीं, होनी चाहिए थी, पर आप फेल किए इन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट योर एजीएम, ठीक है। एजीएम वाज सपोज टू हैपन बट यू वर unable to conduct it, then the last date for holding that AGM, okay, anything which is earliest of these 3 dates, उतने तक ये सर्कुलर वैलिड होगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी पीरियड के लिए 3 कंडीशंस है। 6 months from the date of closure of financial year in which it was issued. Second, financial statement if you laid it down before the AGM, so which was the last AGM in which that financial statement was laid. And third, if no AGM was held, then the latest date on which the meeting was supposed to be held. Okay. Now there will be 2 other dates which you will have to understand and keep in mind. What will you consider as the date of issue of advertisement? Suppose आपने वो न्यूज़पेपर को आज इन्फॉर्म कर दिया, वो एडिटर को आपने अपना सर्कुलर दे दिया, but there is a public holiday, then there is no space in the newspaper or some other circumstances because of which it was not issued. Then what will be the date of issue of that advertisement in the newspaper? It will be the date on which it appears in the newspaper. Suppose आपने वो एडिटर को 2 तारीख को दे दिया, लेकिन एडिटर ने 5 तारीख को इसको इशू किया, तो 5 तारीख will be the date of issue of advertisement. Secondly, what is the effective date of issue of circular? सर्कुलर किसको भेजा आपने? मेंबर्स को। एडवर्टीजमेंट जो पोर्टल पे होगी, जो न्यूज़पेपर में आएगी, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। जो मेंबर्स को भेजा जाएगा उसको सर्कुलर बोला जाएगा। तो उस सर्कुलर का डेट क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं होगा, डेट ऑफ डिस्पैच होगा। न्यूज़पेपर की केस में डेट ऑफ पब्लिकेशन होगा, और सर्कुलर जो डिस्पैच होगा वो डेट आप इफेक्टिव डेट मानोगे। All right then. Hope you have understood part 1 and part 2 of the chapter on deposits. Please refer to the charts that were in the slideshow for your revisions. Thank you.